अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां जंग और अमन के दरमियान फासला मुसलसल कम होता जा रहा है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना जौहरी और सिक्योरिटी माहदे की जो उम्मीद पैदा हुई थी, वो अब इसराइल की मुसलसल जारहाना हिकमत अमली के बायस धुंधला रही है। जैसा कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान जिन बुनियादी मुतालबात पर जोर दिया जा रहा था, उनमें लबनान में इसराइली कार्रवाइयों का खात्मा भी शामिल था, क्योंकि तेहरान का मौक़िफ़ ये रहा है कि जब तक इसराइल खित्ते में फ़ौजी मुहिम्मात जारी रखेगा, ऐसे में किसी भी जामे अमन माहदे की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकेगी। ताहम इसराइल ने न सिर्फ लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी, बल्कि उसने अपने इलाकाई असर रसूख और अस्करी बर्तरी को बरकरार रखने के लिए कशीदगी को कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ाने का रास्ता इख्तियार किया। यही वजह है कि आज पूरा खित्ता एक मरतबा फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इसी तनाजुर में ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जुमलों का सिलसिला और बराह रास्त जो अटैक्स हैं, अटैक काउंटर अटैक, वो खित्ते को एक नए मरहले में दाखिल कर चुके हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए, जिससे मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। दर हकीकत तेहरान ने इन हमलों को लबनान पर इसराइली हमलों का रद्द-ए-अमल करार दिया है। दूसरी जानिब यमन से भी इसराइल की जानिब मिसाइल दागे गए हैं, जिससे वाज़े हुआ कि तनाज़ा अब सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरा मज़ाहमती ब्लॉक इसमें शामिल होता जा रहा है। जवाबन इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ और करज में हमले किए और दावा किया कि मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसराइली हमलों से ईरान के एक शहर के पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचने की इत्तलात भी सामने आई। अब इन होने वाले वाक़यात को देखा जाए तो ये महज अस्करी जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि नफसियाती और सियासी ताकत के इजहार की जंग भी है। ईरान ये पैगाम देना चाहता है कि वो अब सिर्फ प्रॉक्सी कुव्वतों के जरिए जवाब देने तक महदूद नहीं, बल्कि बराह रास्त रद्द-ए-अमल की सलाहियत भी रखता है। दूसरी जानिब इसराइल ये तासुर बरकरार रखना चाहता है कि वो खित्ते में किसी भी मुमकिना खतरे को अपनी सरहदी दायरे से बाहर ख़त्म करने की पॉलिसी पर कायम है, लेकिन ये जारहाना हिकमत अमली दोनों ममालिक को ऐसे तसादुम की तरफ धकेल रही है जिसका अंजाम पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। और यही सूरत हाल इस मुमकिना माहदे के लिए भी ख़तरा बन गई है, जिसके बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया था कि ईरान के साथ एक हतमी माहिदा तय पाने के करीब था और इम्कान मौजूद था कि पीर, मंगल या बुध तक इस पर दस्तखत हो सकते थे। अब सवाल यह है कि अगर वाकई पस पर्दा मुज़ाकरात इस हद तक आगे बढ़ चुके थे, तो फिर हालिया अस्करी कशीदगी ने इन तमाम कोशिशों को शदीद धचका ज़रूर पहुँचाया है। सफारती अमल एतमाद पर खड़ा होता है, जबकि मिसाइल हमले और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ एतमाद को तबाह कर देती हैं। और अब ईरान ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है कि इसराइल को लगाम दिए बगैर किसी माहिदे की कोई ज़मानत नहीं, जबकि अमरीका भी दबाव बढ़ेगा और अपने इत्तेहादी इसराइल को कंट्रोल करे। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका खित्ते में दोबारा कशीदगी का बाइस बन रहा है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीकी प्लानिंग है। हम जंग बंदी के पाबंद हैं। इसराइल ने खिलाफ वर्जी की, लबनान में जंग का खात्मा सीज़ फायर माहदे का हिस्सा है। अमरीका और सेहूनी इदारे दोबारा कशीदगी बढ़ाने का बुनियादी अंसर है। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ज़ाहिर है लबनान का मामला बहुत इंपॉर्टेंट था और मुज़ाकरात इसी शर्त पर शुरू हुए थे कि जब लबनान पर अटैक्स इसराइल की जानिब से बंद होंगे, और फिर सीज़ फायर भी हुआ। सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी इसराइल की जानिब से बारहा की जा रही है और एक बार फिर अटैक हुआ है और बराह रास्त ईरान की जानिब से इसराइल पे मिसाइल दागे गए हैं। तो यकीनन जो प्राइमरीली जो सीज़ फायर हुआ था और माहिदा एग्रीमेंट पहुंचा था अमरीका और ईरान के माबैन, अब अल्टीमेटली वो भी सबूताज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मामला और ये तनाज़ा अब किस जानिब बढ़ता हुआ देख रहा है? रेहान, देखें, अगर आपको याद हो तो ईरान ने यही कहा था उस वक्त माहदे के वक्त में कि लबनान के अंदर बमबारी बंद की जाए और वहाँ पर जो जुल्म बलबियत किए जा रहे हैं, नुकसान पहुँचाया जा रहा है, सदर्न साइड पर उसको ख़त्म किया जाए। तो फील्ड मार्शल ने खास तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने तो अमेरिकन को ये इजराइल को फोर्स किया और फिर उसके बाद जंगबंदी बंद हुई और एक आर्जी सीट पर इफेक्टिव हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये जुनों कि ये इजराइल जो है ये एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है, नहीं चाहता कि अमेरिका में और ईरान में मुस्तकिल जंगबंदी हो और एक मुआहदा हो जाए जिसके तहत जो भी काफ़ी हद तक कन्वर्जेंस पॉइंट हो चुके हुए हैं। फील्ड मार्शल भी ईरान गए थे आपके सामने, वहाँ जाके मुसव्वदे दोनों हुकूमतों ने अप्रूव कर दिए थे तकरीबन, और उसके बाद वो आपको सिचुएशन रूम में भी गए थे ट्रंप। वहाँ यही था कि एक दो दिन में फैसला हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं इजराइल जो प्रॉब्लम डालता है, स्पैनर्स डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से मजबूरन पे ईरान को भी रिटेलिएट करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से 20-25% लेबनान के हिस्से पे
इसराइल ने तकरीबन कब्जा कर लिया है। और ये ग्रेटर इसराइल के डिज़ाइन में ये एक कुछ आम पेश करनी है जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और यही बात बार बार जो है ना वो ईरान की से यही अमेरिका को कहा जा रहा है कि इसको जंगबंदी की जाए, जो कि एक पार्ट ऑफ ये आर्थिक जंगबंदी थी, लेकिन वो नहीं एग्री करा। फिर मजबूरन ईरान को भी इसराइल पे हमला करना पड़े और ये टारगेट वेरिएंट को इसमें भी गए, वहाँ भी जाके किया। फिर इसराइल ने ईरान पे फायर के बुनियाद पानी शुरू कर दिए। लेकिन एक बात याद रखें, ये टेम्परेरी सीज फायर में ये चीज़ें स्क्रिमिनेश होती रहती हैं, लेकिन एक दोनों ना अमेरिका जंग चाहता है ना ईरान जंग चाहता है। आपके सामने ना अमेरिकन पब्लिक चाहती है, वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, गैस पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है। सेनेट में भी उन्होंने इसके खिलाफ एक जंग के खिलाफ सेनेट एक करारदाद पास हो गई है। फिर उसके बाद कांग्रेस में भी यही प्रॉब्लम चल रही है। नेटो भी नहीं चाहता, यूरोपियन नहीं चाहती है, खलीजी ममालिक नहीं चाहते, रशिया, चाइना, इवन पाकिस्तान, कोई ममालिक भी नहीं चाहते हैं। इसलिए उम्मीद है कि जंग नहीं होगी। और ये बार बार ट्रम्प ने कहा कि 2 दिन में 3 दिन में ये हो जाएंगी। बेसिकली ट्रम्प चाहता ये है कि किसी तरीके से उसको कोई ऐसा पॉइंट मिले जिससे वो पब्लिक में जाके ये कह सके कि देखिए मैंने जो 47 साल से कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कर सका वो मैंने कर दिया। ईरान को प्रॉपर परमानेंट डीन्यूक्लियराइज मैंने कर, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर। अब इजराइल को और यूरोप को इससे कोई खतरा नहीं रह गया। नहीं, लेकिन बगीर साहब उसके लिए तो दोनों जानिब से एतमाद की बहाली बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अब तासुर ये बन रहा है, और जो इस्माइल बकाई कह रहे हैं कि ये अमेरिका इस सारी प्लानिंग का हिस्सा है। देखिए, अब कॉन्शियसली रिपोर्ट कराया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की है और उसको पागल करार दिया है, बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग की है उसकी कि क्या कर रहे हो। और फिर अभी जब अटैक होता है तो इजराइल को प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल करके कहते हैं कि आपने कोई ऐसा मिस एडवेंचर नहीं करना। फिर इजराइल बात नहीं मानता है, वही होता है जिसकी ना करने का कहा जाता है। तो क्या ये नेक्सस नहीं है, सोची समझी प्लानिंग के तहत नहीं किया जा रहा? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका तो मतलब यह है कि फिर मुज़ाकरात को लेके तो दिल ही दूरस्त। देखें, एक बात याद रखें कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर, अमेरिका की मर्जी के बगैर, अमेरिका की जो हेल्प के बगैर ये इजराइल की जरूरत नहीं है कि ईरान पे हमला करे या लेबनान पे हमला करे। क्योंकि तमाम सपोर्ट, तमाम वेपन एम्यूनिशन, जितने भी ये इनका वार मिस्ट्री ख़त्म होती है अमेरिकन एड को आ जाती है उसी वक्त। इसलिए ये तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इट इज़ डेफिनेटली विद द कंसेंट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, इस पर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये बार बार कर रहा हूँ। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट चाह यही रहे हैं कि इसमें इतना प्रेशर ईरान पर डाल दिया जाए कि किसी वजह से अल्टीमेटली वो इसको कोई ऐसी कंसेशन ईरान दे दे जिसकी वजह से वो ये कहेंगे 460 किलोग्राम यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम, 80% ग्रेड का है, ये अमेरिका चला जाए और हम उसको वहाँ डिस्ट्रॉय कर दें। दिस इज द थिंग अमेरिका वांट। ये वो अपनी जो एक कैप में फैदर लगाना चाहते हैं, ये इलेक्शन स्लोगन लेना चाहते हैं कि मैं जाऊं अमेरिकन सेनेट में, अमेरिकन कांग्रेस में अपने इलेक्शन कैंपेन में स्लोगन लगाऊंगा, देखिए मैंने ये नहीं। लेकिन बगैर साहब, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके तो ईरान सीम्स टू बी वेरी फ्लेक्सिबल हियर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अमेरिका, देखिए ये तो आउटकम ऑफ द वॉर है जो आपने हुर्मस का मामला बना। अब ये कहा जाए कि सारा मामला उस पर डेडलॉक का शिकार हो गया तो ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जहाँ पे एक सेफ एग्जिट या एक नैरेटिव प्रेसिडेंट ट्रंप को मिल सकता था, जहाँ वो ये कह सकते थे कि मैं JCPOA से बड़ी डील ले आया हूँ, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस किया है। नहीं, देखिए उसका मेन मकसद, उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। उसका इशू ये है कि ये 460 किलो यूरेनियम अमेरिका जाए, वहाँ जाके डिस्ट्रॉय हो, जो कि ईरान कभी भी तैयार नहीं होगा। ईरान कहता है कि मैं उसको सरफेस पे ले आता हूँ और अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंस्पेक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन रहे 24 घंटे। नंबर 2, आप सैटेलाइट से उसको मॉनिटर कर लें। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश है कि मैं ये लगाऊँ जाकर स्लोगन देखे मैं वो सारा अपने मुल्क पे ले आया हूँ। नंबर 2, ईरान चाहता है या हो सकता है अल्टीमेटली वो कहे ठीक है जी, मैं आपके किसी फ्रेंडली मुल्क पे, चाइना में या किसी और मुल्क पे इसको रखवा देता हूँ, ये हो सकता है। लेकिन साथ जाहिर है कि ये एक टोटल इरिटेंट है। और सेकंड, वो जितना डिले कर रहा है वो चाइना को इकोनॉमिकली स्टिमुलेट करना चाहता है। क्योंकि देखिए वेनेजुएला का ऑयल था, वो 80% चाइना लेता था, वो ख़त्म हो गया क्योंकि उसने जाके कब्जा कर लिया अमेरिका ने। ईरान से वो 80% ऑयल लेता था, वो नेवल ब्लॉकेज की वजह रुका हुआ है। मिडिल ईस्ट से वो ऑयल लेता था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह रुका हुआ है।
कतर से वो गैस लेता था, वो रुका हुआ है। फूड सिक्योरिटी की मिडल ईस्ट को बहुत प्रॉब्लम हुई है, जाहिर है कि वहाँ पर फ्रोजन चीज़ें जाती थी, वो सारी रुकी हुई हैं। तो इसलिए जिसकी वजह से ये अभी ये डिले किया जा रहा है। बेसिकली अमेरिका के पास अभी कोई अवाम को बताने के लिए कि मैंने इतना जंग में गया, मैंने 42 जहाज तबाह करवा लिए, इतने फौजी मरवा लिए, इतना डॉलर्स का बिलियन डॉलर का नुकसान करा लिए। व्हाट दे अचीव? ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर सके, ना मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर सके, ना ड्रोन खत्म कर सकते, ना वहाँ की अफगान ये ईरान के रिजीम को चेंज कर सके। दिस इज द प्रॉब्लम कि व्हाई डिड यू गो देन? ये पब्लिक की डिमांड है, व्हाई डिड यू गो? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस पैनल में यही तो बात कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे लेके मैं अगले मिड टर्म इलेक्शन के लिए वहाँ मेरे पास और मैं जाके कर लूँ। ये उसको मौका नहीं मिल रहा, ईरान ये करने नहीं दे रहे। जबकि प्रेसिडेंट हमारे फील्ड मार्शल के साथ भी प्रेसिडेंट ट्रम्प डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, ईरान भी कम्युनिकेशन में है। बट ईरान हैज नॉट लॉस्ट अ वॉर। जो अमेरिका चाहता है दुनिया को बता दी, ईरान को निष्कर्ष दे दी, आप अपनी हम बातें मनवा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। नेगोशिएशन करते हैं, यू हैव टू गिव एंड टेक, यू कांट डिमांड ओनली, यू हैव टू गिव ऑल्सो। ये जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के जहन में बात है, ये खत्म नहीं हो सकता। ये इसके जहन में इजराइल डालता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो। तो ब्रिगेड साहब, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, और ये जो अब नई सिचुएशन इमर्ज हुई है उससे उन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी खासा नुकसान पहुंचा है। तो मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर आप इस मसले को किस जगह पे देखते हैं? नहीं, मैं आई एम 95% श्योर कि ये मुज़ाकरात पे, ये टेबल पे हल होगा। ये इस्लामाबाद में ही होगा। आप देखेंगे ये सिर्फ प्रेशर टैक्टर्स, मसल फ्रैक्चरिंग, पोस्टरिंग कर रहे हैं ताकि कंसेशन मिल जाए। ईरान इधर वेरी वो सोच समझ के फैसला करते हैं और वो उसी बिल्कुल ठीक चाल चल रहे हैं और वो किसी प्रेशर में नहीं आ रहे। आई थिंक बेसिकली इशू यही है, ये एलिस्ट दुनिया को शिफ्ट करने का। आई एम श्योर कि हमारे फील्ड मार्शल बहुत अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेशन में है, ईरानी लीडरशिप से हैं। मुझे लगता है कि 3-4 दिन में ये मसला हल हो जाएगा। हो सकता है इनिशियली सबसे पहला जो इशू ये है कि नेवल ब्लॉकेट ख़त्म हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेट ख़त्म हो और सीज़ फायर को टेम्परेरी तौर पर 60 दिन के लिए कर दिया जाए। बाकी चीज़ें फिर उसके बाद बैठ के बातें की जाए ताकि कम से कम इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस जो है और फूड सिक्योरिटी जो क्राइसिस है ये ओवरकम हो ताकि दुनिया सुख का चांस। बिल्कुल, आइडियली तो मेरे साहब यही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी जल्दी आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? आई थिंक मेरे ख्याल में 3-4 दिन में ये एक इशू हो जाना चाहिए। इसलिए वहाँ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हैं, वो डायरेक्ट हमारे फील्ड मार्शल से कम्युनिकेशन में है। फील्ड मार्शल हमारे ट्रम्प से बात कर रहे हैं, ईरान से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जितना भी प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब कि जितनी ये छोटे छोटे मिसाइल फायर हो, इसका मतलब कि नाउ आई फोरसी एक जल्दी कन्वर्जेंस पॉइंट होगा और इसका कोई हल टेम्पररी MOU की सूरत में फेज 1 में यही नजर आता कैसे हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, GB इलेक्शंस के नतीजे पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत एक बार फिर कौमी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। ये खित्ता ना सिर्फ अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से मुल्की सियासत में ख़ास मकाम रखता है, बल्कि यहाँ होने वाले इंतखाबात को अक्सर वफाकी सियासी रुझानात का इब्तदाई इशारा भी समझा जाता है। अब जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले हालिया इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाया कामयाबी ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस कामयाबी को महज एक इलाकाई इंतखाबी नतीजा करार देना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि इसके असरात वफाकी सियासत, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और मुस्तकबिल की सियासी सफ़बंदियों तक महसूस किए जा सकते हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबी नताइज का जायज़ा लिया जाए तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पर सामने आई है। पीपल्स पार्टी 9 नशस्तों के साथ सबसे आगे रही है। मुस्लिम लीग नून 6 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि इंतखाबात में 6 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मारा है। इसी तरह मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1 नशस्त हासिल करने में कामयाब रही है। अब देखा जाए तो मुख्तलिफ नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों ने भी कामयाबी हासिल की है, लेकिन मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी बरतरी साबित की है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नताइज सामने आते ही हुकूमत साजी की कोशिशों का ऐलान किया है। दरहकीकत किसी भी इंतखाब में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरना सिर्फ नशस्तों की तादाद का मामला नहीं, बल्कि ये अवामी एतमाद, तंजीमी ताकत और सियासी बयानिया की कामयाबी का इजहार भी होता है। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास माहौल में पीपल्स पार्टी की यह कामयाबी मज़ीद अहमियत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ इलाकों
बरादरियों और सियासी रुझानात का इम्तजाज मौजूद है। इस इंतखाब का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वफाकी हुकूमत पर प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ाम आयद किए थे। पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि इंतज़ामी वसाइल और हुकूमती असर और रसूख इस्तेमाल करके इंतखाबी मैदान को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। तो इससे दो सियासी नुकात अखज़ किए जा सकते हैं। पहला ये कि पार्टी की इंतखाबी मुहिम और तंजीमी नेटवर्क ने आवाम तक अपना पैगाम मौसर अंदाज में पहुँचाया। दूसरा ये कि वोटर्स ने अपने वोट के ज़रिए सियासी तरजीहात का इजहार किया और पीपल्स पार्टी के हक़ में फ़ैसला दिया है। हकीकत यह है कि जब कोई जमात इंतखाबी माहौल पर एतराज़ात के बावजूद बेहतर नताइज हासिल करती है तो इसकी कामयाबी को मज़ीद सियासी वज़न हासिल हो जाता है, क्योंकि वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद आवाम ने उस पर एतमाद का इजहार किया है। बिलाशुबा सियासी एतबार से ये कामयाबी पीपल्स पार्टी के लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है। गुज़श्ता चंद बरसों में कौमी सियासत में ये तासुर पैदा किया जाता रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़ुव्वत में मखसूस इलाकों तक महदूद हो चुकी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के नताइज इस तासुर को चैलेंज कर रहा है। ये कामयाबी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत के लिए भी एक मस्बत इशारा समझी जा रही है। बिलावल भुट्टो गुज़श्ता चंद बरसों से पार्टी को नौजवान वोटर्स, दरमियाने तबके और नए सियासी हलकों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में बेहतर कारकर्दगी इस हिकमत अमली की कामयाबी का एक मज़हर करार दी जा सकती है। इससे पार्टी को न सिर्फ सियासी एतमाद मिलेगा बल्कि आइंदा कौमी सियासी मुज़ाकरात और इत्तेहादों में भी इसकी पोजीशन मजबूत होगी। इस वक्त माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजिद निज़ामी साहब, सबसे पहले तो इंतखाबात के बाद सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है जो हुकूमत साजी को लेके है कि क्या नताइज को देख कर ये कहा जा सकता है कि जिस जमात का वज़ीर आज़म सेंटर में बैठा हुआ है उसी का चीफ मिनिस्टर भी GBE के अंदर होगा? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इलेक्शन में सीखने की बहुत सी चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान में सिर्फ वोट और वोटों की गिनती, इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्शन में काउंट होते हैं और उसके बाद हुकूमत साजी की तरफ मामला जाता है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, 2018 में पंजाब असम्बली की जो सीटें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल की थी, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों को जब हुक्म मिला तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए और नंबर जो है वो गेम बदल गई। अब जो गिलगित बल्तिस्तान का मामला है वो इसलिए दिलचस्प है कि दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो हुकूमती इत्तेहादी भी हैं। और आज के दिन इस चीज़ पे ज़रूर बात हो रही होगी कि वो जो 9 और 6 का फ़र्क है वो 6 आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, जिसमें दो तकरीबन तहरीक इंसाफ के हैं, उसके अलावा अगर वो जिस जमात को ज्वाइन करेंगे तो उसकी बुनियाद के ऊपर फैसले होंगे। और इसको मैं सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देख रहा, बल्कि इसका एक पूरी इसकी टाइमलाइन बनती है कि जिसमें फेडरल बजट है, 28वीं आईनी तरमीम है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड हैं। और ये बात जब 28th अमेंडमेंट की बात शुरू हुई थी उस वक्त से ये बात ज़बान ज़द-ए-आम थी या सरगोशियों में की जा रही थी कि क्या पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम की एक मुकम्मल बड़ी कीमत वसूल करेगी या नहीं करेगी। तो मेरा ख्याल है उसके पहले स्टेप का आगाज़ तो गिलगित बल्तिस्तान से हो गया है। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मामलात इस तरह के रहते हैं तो फिर ये देखा जा सकता है कि इसमें जो दीगर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो इसलिए अब देखना ये कि क्या ये 1+1 होगा या 2 and 0 होगा, मुस्लिम लीग नून को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये भी आने वाले अब देखिए ना, दोनों जमातें मरकज़ में इत्तेहादी है। अब यहाँ पे बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की नंबर गेम बेहतर होने की इस मुस्तहकम पोजीशन को या एज अ लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर ज़्यादा सीटें निकालने की इस मैंडेट का एहतराम करती है, या फिर जोड़ तोड़ के अंदर हिस्सा बकदरे जुस्सा डालती है? तो दोनों ज़ाहिर है सेंटर में बैठी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों जोर लगाएंगी या फिर कोई एडजस्टमेंट हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये फैक्टर सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का नहीं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के गवर्नर मौजूद हैं। लेकिन क्या इसका आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे असर पड़ेगा? क्या इसका 28वीं तरमीम पे असर पड़ेगा? क्या वफाकी बजट के ऊपर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए ये पूरी एक टाइमलाइन जैसे बनेगी उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें एडजस्ट होंगी। और अभी जो आज़ाद उम्मीदवार है उनकी शमूलियत पीपल्स पार्टी में होगी या मुस्लिम लीग नून में होगी, ये एक पहली इंडिकेशन होगी
कि जिससे पता चलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, ज़ाहिर है ये बजट से पहले और 28वीं तरमीम से पहले इंतखाब हो गया है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इसका बेनिफिट मिल सकता है और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बाद में होंगे तो उसका बेनिफिट नून लीग उठा सकती है, तो ये 1+1 भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, और पीपल्स पार्टी ने तो उसका बेनिफिट उठा लिया है। उसकी वजह ये कि 28वीं तरमीम के हवाले से इख्तलाफी बयानात पीपल्स पार्टी की जानिब से ही आ रहे थे, और ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें उनको एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और यहाँ पर कोई 10,000 से ज्यादा जीतने वाला उम्मीदवार वोट नहीं लेता। किसी एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही 10,000 से ऊपर नंबर जाता है। तो यहाँ पर इलेक्शन मनूवरिंग जो है वो भी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी पाकिस्तान के दूसरे सूबों में होती है, जहाँ पे 1.5 लाख वोट पड़ता है, जहाँ पे 1.25 लाख वोट पड़ता है। तो इसलिए पाकिस्तान के जो इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर जो एक जुल्म या नाइंसाफी हुई है पिछले 5 से 7 साल में, वो ये है कि इलेक्शन डे और पोस्ट पोलिंग का जो मरहला है उसमें इलेक्शन इंजीनियरिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए मैं इन इलेक्शंस को एक मैक्रो लेवल पे भी देखता हूं और माइक्रो लेवल पे भी देखता हूं। तो वो जो टाइमलाइन पॉलिटिकल है, अगर वो सिंक हो जाती है तो फिर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगी और जीबी के अंदर पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर आएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि बजट डिले होने के चांसेस भी हैं या मुकर्ररा वक्त पे पेश कर दिया जाएगा? देखिए, उसमें मुश्तरका मुफादात कौंसिल का जो मामला है, इक्तिसादी कमेटियों का मामला है, फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसी आनी है, उसका जो सर्वे आना है, ये वो सारी चीजें हैं जो सियासत से मुंसलिक हैं। तो इसलिए आज और कल में इस चीज को मेरा ख्याल है वाज़ेह हो जाएगी कि बजट का जो मामला है उसको किस तरह से आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि पहले इंटरनल जो है वो सेटिंग होगी, उसके बाद इस चीज को IMF के साथ भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि वहां से जो मुतालबात आए हैं उनको भी फिर इसके अंदर सिंक किया जाना है। तो अभी रिपोर्टेडली प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी शुरू हो गई है। इस मुलाकात को भी आप इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे देखते हैं और आपको लगता है कि इस मुलाकात में जो बड़ी ज़ाहिर हाई लेवल मीटिंग है इसके अंदर डेडलॉक को ख़त्म कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जब हमने बात शुरू की थी तो उस वक्त यही बात हो रही थी कि ये पूरी प्रॉपर एक टाइम लाइन बननी है जिसके अंदर दोनों जमातों ने अपना अपना जो हिस्सा है या अपना अपना किरदार है वो मुतय्यन करना है। और रात को भी जो इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है, उस वक्त कि ये मामला जो लेन देन का है, डील का है या अपनी परसेंटेज का है, ये इस तरह हल नहीं होगा, बल्कि दोनों जमातें इसमें एक कंसेंसस पॉइंट पे पहुंचेंगी। और चूंकि एक तीसरा फरीक भी है जहां से तरामीम आती हैं, तो उनके साथ भी बातचीत के बाद फिर ये सारी चीज का जब हल निकाला जाएगा तो उसके बाद फिर स्टेप वाइज चीजें आगे चलेंगी। बिल्कुल सही है। एंड लास्टली जाहिर है इसके बाद 28th अमेंडमेंट की भी बाज़गश्त है, तो आपको लगता है कि अगले इंतखाब से, यानी मैं कश्मीर को रेफर कर रहा हूँ, उससे पहले 28th अमेंडमेंट का जो ऊँट है वो भी किसी करवट बैठ जाएगा? देखिए, कश्मीर के इलेक्शंस पे अभी बहुत सी तलवारें लटक रही हैं। हो सकता है वहां पे पोस्टपोन किया जाए, हो सकता है वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वहां का फैसला होना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 28th अमेंडमेंट को कश्मीर के इलेक्शन से मुंसलिक करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी, उससे बिल्कुल ये चीज़ वाज़ेह होगी कि वहां पर इलेक्शन क्या वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के वो इस वक्त ज्यादा वक्त इस्लामाबाद ही गुजार रहे हैं। तो ये चीज मेरा ख्याल है एक डिफरेंट इशू है, और जो वादे, जो मामलात में कोऑर्डिनेशन आज तय हो जाएगी, फिर उसकी बुनियाद पे चीजें आगे चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद बजट से मुतालिक बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ बजट आने में चंद ही रोज़ बाकी है, लेकिन बजट पेश होने से पहले ही सियासी और माशी मंजरनामा गैर यकीनी कैफियत का शिकार दिखाई दे रहा है।
एक जानिब हुकूमत IMF की शराइत, मालियाती खसारे और महदूद वसाइल के दबाव में है, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातें अपने सियासी मुतालबात मनवाने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास मुलतवी होना महज एक इंतज़ामी फ़ैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे सियासी और माशी अवामिल कार फरमा नजर आते हैं, क्योंकि इसी इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जानी थी। इसलिए इसका मुलतवी होना इस बात का इशारा है कि हुकूमत अभी तक अपने इत्तेहादियों, खुसूसन पीपल्स पार्टी के साथ मुकम्मल इत्तफाक़ राय पैदा नहीं कर सकी। इस तनाजुर में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है और इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे और कम अज़ कम माहाना उजरत 60,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। सियासी एतबार से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी एक ऐसे वक्त में अवामी रिलीफ का बयानिया आगे बढ़ा रही है जब महंगाई ने मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके की कुव्वत ख़रीद को शदीद मुतासर किया है। लेकिन हुकूमत के नज़दीक माशी हकीकत यह है कि वो पहले ही मालियाती दबाव का शिकार है और IMF के प्रोग्राम के तहत अखराजात को महदूद रखने की पाबंदी है। अगर हुकूमत तनख्वाहों और पेंशन में इतना बड़ा इजाफा करती है तो इससे सरकारी अखराजात में सैकड़ों अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा सियासी तौर पर मकबूल ज़रूर हो सकता है, लेकिन माशी तौर पर इसे मिनवन तस्लीम करना बज़ाहिर हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान किसी दरमियानी रास्ते पर इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब बजट से कबल सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा भी एक अहम पेशरफ्त है। गुज़श्ता 2 बरसों में बिजली के बढ़ते हुए नरखों ने लाखों पाकिस्तानियों को सोलर तवानाई की तरफ राग़िब किया था, लेकिन सोलर पैनल्स मज़ीद महंगे होने के बाद मुतबादिल तवानाई की तरफ मुंतकिली की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि दरामदी ड्यूटीज़, टैक्सेस या आलमी मार्केट के अवामिल इस इजाफे की वजह बन सकते हैं। इस सूरत हाल का बराह रास्त असर आम सारिफीन और छोटे कारोबारों पर पड़ेगा जो बिजली के बढ़ते हुए बिल से बचने के लिए सोलर सिस्टम नस्ब करना चाहते थे। यूँ बजट से पहले ही तवानाई के शोबे में आवाम को रिलीफ की बजाय इजाफी माली बोझ का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान ये इतलात भी सामने आई है कि माली साल 2026-27 में हुकूमत का इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार मजीद बढ़ सकता है। ये वो टैक्सेस होते हैं जो बिलवास्ता तौर पर आवाम से वसूल किए जाते हैं, जैसे सेल्स टैक्स, फ्यूल लेवी और मुख्तलिफ अशियाए सर्फ पर आयद महसूलात। मसला यह है कि इस तरह की टैक्सेस का बोझ अमीर और गरीब दोनों पर तकरीबन यकसा पड़ता है, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले तबके पर निस्बतन ज़्यादा दबाव आता है। अगर हुकूमत महसूलात बढ़ाने के लिए एक बार फिर बिलवास्ता टैक्सेस का सहारा लेती है तो महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है और अवामी बेचैनी बढ़ भी सकती है। प्रोग्राम में अभी करते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोयटा में पेश आने वाले दिलखराश इंसिडेंट पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कोयटा के सिविल अस्पताल में पेश आने वाला तेजाब गर्दी का वाकया न सिर्फ एक खातून डॉक्टर बल्कि पूरे माशरे के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला सानहा बन चुका है। एक ऐसी डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए मरीजों की खिदमत में मसरूफ़ थी, अचानक एक सफाक हमले का निशाना बन गई। चंद लम्हों में उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनका चेहरा झुलस गया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से ज़ख्मी हो गए और अब वो कराची के आगा खान अस्पताल के बर्न सेंटर में इलाज के मराहिल से गुजर रही हैं। खुशाइन बात यह है कि डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा खातून डॉक्टर की हालत पहले से बेहतर है, उनकी बिनाई महफूज है, वो कि उन्हें धुंधला नजर आने की शिकायत है, जिसकी एक वजह चेहरे पर शदीद सूजन भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हतमी राय सूजन कम होने के बाद ही दी जा सकेगी। मुतासरा डॉक्टर के चेहरे के अलावा दाएं हाथ और पाँव भी ज़ख्मी हुए हैं और उन्हें मुकम्मल सेहतयाबी के लिए मुतअद्दिद सर्जरियों से गुजरना पड़ सकता है। इस अफसोसनाक वाक़े का हमलावर हुमायूं नामी शख्स था जो इस अस्पताल में एक निजी कंपनी के तहत लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी शनाख्त की गई है। पुलिस के मुताबिक तेजाब फेंकने के बाद वो फरार हुआ, लेकिन बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। यूँ इस वाक़े का मरकज़ी किरदार दुनिया से तो चला गया, लेकिन अपने पीछे बेशुमार सवालात छोड़ गया है। इनके जवाब आज भी तलाश किए जा रहे हैं। इस वाक़े में एक और किरदार भी सामने आया जिसने इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल कायम की। अब्दुल रज़ाक खिलजी नामी मेडिकल ट्रेनी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ज़ख्मी डॉक्टर की मदद की, जिनका अपने बयान में कहना है कि उन्होंने खातून डॉक्टर को ज़ख्मी हालत में देखा तो फ़ौरन अपनी जैकेट उतार कर उन पर डाल दी ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। इस कोशिश में वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुए। ऐसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरों के दरमियान रोशनी की किरणें अभी बाकी हैं। लेकिन इस सारे वाक़े में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हमला क्यों किया गया। अफसोसनाक हकीकत यह है कि अभी तक पुलिस या हुकूमती सतह पर इस हमले के मुहर्रकात के बारे में कोई हतमी मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। क्या आया ये वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा था? क्या हमलावर किसी जहनी दबाव या इंतकामी जज्बे का शिकार था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती ये सवालात ज़ाहिर है जवाब तक। ये वाक़या सिर्फ एक मुजरिम के जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे निज़ाम की कमज़ोरियों की भी अक्कासी करता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।